कितनी मुलाकात है आज हमारी? 7, लेक्चर नंबर 7। चलिए जी, सफ़ा नंबर 14। वो कुछ याद कर रहे हैं साथ साथ या बस अन्नी मचाई हुई है? कुछ पुरानी बातें याद है, भूल भुल आ गए? याद है? ओके, शक्लें तो कुछ और ही बता रही हैं। ओके जी, फेयर मार्केट वैल्यू नॉर्मल वर्ड है, आपने सुना होगा, हर सब्जेक्ट में ये लफ्ज़ आ जाता है फेयर मार्केट वैल्यू, लेकिन हमारे टेक्स्ट की क्लास में बाकायदा इसकी डेफिनेशन वगैरह मौजूद है। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉपर्टी और रेंट। रेंट की भी कोई फेयर मार्केट वैल्यू होती है? प्रॉपर्टी की तो होती है, रेंट की भी होती है। बिल्कुल होती है। आप में से जो लोग हॉस्टल में रहते हैं, वो लोग जब हॉस्टल ढूंढ रहे होंगे तो एक जगह जाके पता किया होगा, उन्होंने कहा होगा कि जी 15,000। फिर अगली जगह जाके पता किया होगा, उन्होंने कहा 25,000। भाई क्यों 25,000? वो तो 15,000 दे रहा है, इस जगह पे तो रेंट 15,000 चलता है। तो ये फेयर मार्केट वैल्यू है भाई। ठीक है, तो प्रॉपर्टी की तो फेयर मार्केट वैल्यू होती है, रेंट की भी होती है। आगे लिखा हुआ है जी एसेट, एसेट की भी फेयर मार्केट वैल्यू होती है। सर्विस, सर्विस की फेयर मार्केट वैल्यू क्या होती है? डॉक्टर, दांत निकालने वाला डॉक्टर, सर्विस। ठीक है, कितने पैसे लेता है दांत निकालने के? कितने लेता है? 1 लाख से ऊपर? 5-6? ये लाख वाला जो होता है ना, क्लिनिक में बुलाता है, मशीन पे बैठाता है, वहां से निकालता है। जो 5-6 हज़ार वाला ना, वो बाहर बंदों को कह के निकलवाता है। तो डिपेंड्स। तो सर्विस की भी फेयर मार्केट वैल्यू होती है कि नॉर्मली यहाँ पे इलाज इतने का हो जाता है। अच्छा, आगे जो ये दो लफ्ज लिखे हुए ना, बेनिफिट और परकुजिट, परकुजिट भी बेनिफिट को ही कहते हैं, लेकिन ये बात ना आपको सैलरी के चैप्टर में जाके तो नजर आएगी। अरे यार, चार्जिंग खत्म हो चुकी है दोस्त, कोई बात नहीं। तो सर सैलरी के चैप्टर में जब आप जाएंगे ना, तो सैलरी के चैप्टर में आपको ये लफ्ज नजर आएगा, परकुजिट। परकुजिट क्या होता है जी? परकुजिट होता है कि जब एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को तनख्वाह के साथ साथ कुछ बेनिफिट्स भी दे देता है, गाड़ी दे दी, पेट्रोल दे दिया, मोबाइल फ़ोन दे दिया, लैपटॉप दे दिया, ये बेनिफिट्स होते हैं, उनको कहते हैं परकुजिट्स। तो वहां पे जाके देखेंगे कि उनका करना क्या है। लेकिन बहरहाल, अगर आपको कोई चीज़ इन काइंड मिल जाए, कोई बेनिफिट इन काइंड दे दे एम्प्लॉयर, तो फिर उस सूरत में क्या होता है मेरे भाई? उस सूरत में फिर उसकी भी फेयर मार्केट वैल्यू देखनी पड़ती है। ठीक है सर? ओके ब्रो, चलें जी। So the fair market value of any property, rent, asset, service, benefit or perquisite at a particular time shall be, क्या होगी इसकी fair market value? Shall be the price at which will ordinarily be fetched on sale in the open market at that time. ओपन मार्केट में ये तमाम चीजें बिकने पे जितने पैसे लेकर आएंगी उसको बोलेंगे फेयर मार्केट। ओके सर, ये जो लफ्ज लिखा हुआ है ना सर्विस का, इसके लिए वर्ड है ये सप्लाई का। ये जो सप्लाई का वर्ड है ना, इस सर्विस के लिए है। बाकी तमाम चीजों के लिए सेल का वर्ड है। ठीक है, हम सर्विस और सप्लाई की बात बाद में करते हैं। पहले बताइए कि ये जो बाकी चीजें हैं ओपन मार्केट में बिकने पे जो पैसा लेकर आएंगी, फेस्ट ऑन सेल, इसको बोलेंगे कि ये फेयर मार्केट वैल्यू है। अब मुझे ये बताइए ओपन मार्केट क्या होती है? कोई इसका जवाब देना चाहे, व्हाट इज मेंट बाय ओपन मार्केट? जी, एनीवन? ओपन मार्केट क्या होती है? ओपन मार्केट होती है जिसकी छत नहीं होती। ठीक है, सेलर और बायर दोनों। हाँ जी, इसकी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, बस सुन ले। बायर चीजें खरीदना चाहता है, सेलर चीजें बेचना चाहता है, और दोनों को प्रोडक्ट के बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन मौजूद है। ओके, बायर बेचना खरीदना चाह रहा है, सेलर बेचना चाह रहा है, और दोनों को प्रोडक्ट के बारे में 100% इंफॉर्मेशन मौजूद है। अच्छा भाई, अब क्या मतलब है बायर खरीदना चाह रहा है, सेलर बेचना चाह रहा है? देखिए, कभी अब्बा जी की गाड़ी हथे चढ़ी है? बिल्कुल, कभी कभार चढ़ जाती है हथे। हम क्या करते हैं, हम अपने दोस्तों को बैठाते हैं साथ, कहते हैं आ यार जरा इस गाड़ी का ना रेट लगवा के आते हैं।
बेचनी पूछनी कोई नहीं होती, ऐसे ही बस चले जाते हैं। तो जब आप किसी शोरूम पे पहुंचे, अच्छा वो भी ज़्यादा होता है, उसको पता होता है कि यार ये बेचने पूछने कोई नहीं आया, यहीं रेट लगवाने शुगर लगाने आया। तो अब्बा जी की मर्सिडीज है भाई, उसने कहा अच्छा गाड़ी की वैल्यू है मिसाल के तौर पे 50 लाख, उस शोरूम वाले ने भी कह दिया 1 करोड़ दे, अब पकड़ 1 करोड़ गाड़ी दे। नहीं नहीं मैं अबू से पूछ के बताऊंगा, मैं तो बस ऐसे ही, मैं तो ये मैं तो वो, मैं अगले शोरूम से रेट लगवा लूँ जो ज़्यादा देगा, इस तरह करके आप फनकारी लगाते हैं। सर देखें, ना तो आप बेचना चाह रहे हैं, ना वो खरीदना चाह रहा है, उसने भी ड्रामेबाजी लगाई है, आपने भी ड्रामेबाजी लगाई। दिस इज नॉट ओपन मार्केट प्राइस। ओपन मार्केट प्राइस तब होगी जब वाकई में आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं, तब दोनों में नेगोशिएशंस होंगी, दोनों को प्रोडक्ट के बारे में पता होगा, देखें सर गाड़ी यहाँ से पेंट है, यहाँ से एक्सीडेंट है, यहाँ से ये खराबी है, यहाँ से ये खराबी है, तो पैसे कम होंगे। तो दोनों को प्रोडक्ट के बारे में पता होगा, एक खरीदना चाह रहा होगा, एक बेचना चाह रहा होगा, तो उस वक्त जो नेगोशिएशन होगी ना, वो बड़ी परफेक्ट किस्म की नेगोशिएशन होगी। इसको कहते हैं ओपन मार्केट प्राइस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ओपन मार्केट प्राइस। तो ये वो कहता है कि ये तमाम चीजें ओपन मार्केट प्राइस में बिकने पे जो पैसा लेकर आएंगी उसको बोलते हैं फेयर मार्केट वैल्यू। और सर्विस के लिए सप्लाई का वर्ड है सर, सर्विस जो होती है ना वो सेल नहीं होती, सर्विस मुहैया की जाती है, प्रोवाइड की जाती है, सप्लाई की जाती है। ओके, तो इसीलिए वो कहता है कि सप्लाई ऑफ सर्विसेज के जो पैसे होंगे वो ही उसकी क्या है, फेयर मार्केट वैल्यू है। क्या आपको ये बात समझ आ गई? नीचे एक बॉक्स है, प्लीज पढ़ लें। जी भाई, ये जो बॉक्स है ना, इसके अंदर कोई सवाल मौजूद नहीं था। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर ना बस एक डिस्क्रिप्शन मौजूद थी, और वो डिस्क्रिप्शन क्या है, आपने 70,000 रुपए का कंप्यूटर खरीदा एंड सोल्ड इट टू मिस्टर अंजुम व्हेन द WDV इन द आमिर्स बुक वाज ₹40,000। कॉस्ट होगी 70, बुक वैल्यू होगी 40,000 एंड इट्स फेयर वैल्यू इन ओपन मार्केट वाज 42। सर वो सिर्फ आपको ना एक किस्म का डाटा दे रहा है, और आपको ये समझाना चाह रहा है कि जो ओपन मार्केट होती है वो ना तो बुक वैल्यू होती है और ना कॉस्ट होती है, ये कोई तीसरी ही चीज होती है। तो इसको कभी भी कॉस्ट या बुक वैल्यू के साथ कंफ्यूज नहीं करना। क्या आपको ये बात समझ आ गई? तो इस टेबल का जो मकसद था वो सिर्फ ये था। कोई सवाल है तो बताइए। पॉइंट नंबर 2, बड़ी अजीब सी बात है जो यहां पे इसने लिखी है, दो बातें यहां पे लिखी हुई हैं। मैं थोड़ी सी आपको एक मिसाल बना के दे देता हूं। लेट्स अज्यूम, अक्सर आपने देखा होगा, बल्कि देखा क्या होगा, आजकल देख ही रहे हैं, सड़कें बड़ी बनती हैं, पता ना आपको? अच्छा ये देखें, ये आपका ना प्लॉट था एक ऐसे, और ये साथ एक और प्लॉट था। इन दोनों की जो वैल्यू थी ना वो थी 1-1 करोड़। इसकी भी वैल्यू 1 करोड़, इसकी भी वैल्यू 1 करोड़। वक्त सही चल रहा था कि किसी ने कहा यहाँ पे एक पुल बनेगा, ऐसे करके। तब जब यहाँ पे पुल बना ना, तो आपका प्लॉट आ गया पुल के नीचे। अब ये ना हमारे मुल्क का एक कानून, कानून तो खैर नहीं कहना चाहिए, एक प्रोसीजर कह लें, एक तरीक़ेकार चल रहा है। वो ये है कि जब हुकूमत कोई प्रोजेक्ट शुरू करती है ना, और उस प्रोजेक्ट के अंदर अगर आपकी कोई ज़मीन आ जाती है, वो ज़मीन हुकूमत की होती है। ये मुल्तान रोड वाला इलाका आपने देखा होगा, ये अब तो खैर आपने जिस तरीके से देखा, ये बड़ा एक चौड़ी सड़क और खुली सड़क है। जब मैं कॉलेज जाता होता था, बस पे ही अब्बा जी ख्वार करवाते होते थे, तो बस ना इधर मुल्तान रोड से जाती होती थी, और उस वक्त हार्डली 2 गाड़ियां गुजरती थी, दो इस तरफ से दो इस तरफ, तो उन्होंने 3-4 लेन बना दिए। उस वक्त 2 लेन होती थी। अच्छा उसके बाद जब उस रोड को इन्होंने चौड़ा करना था, तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं थी सवाए इसके कि जो फ्रंट पे दुकानें या घर बने हुए ना, उनको गिरा के तो उसको सड़क में शामिल कर लिया जाए। लेकिन सवाल वहाँ पर यह था कि इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, कौन गिराएगा इनको? हुकूमत गिराएगी, और कौन गिराएगा? तो उन तमाम मालिकान को हुकूमत ने पैसे दिए, और पैसे दे के कहा कि अब आप ये ज़मीनें, ये घर, ये प्लॉट, जो कुछ भी बना हुआ है, ये आप हमें दे दें। अब सर मुल्तान रोड पे, मेन रोड पे, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है 1-1 करोड़ रुपए का एक मरला होता होगा उस वक्त में। अब तो बहुत ही बात ऊपर चली गई होगी, इतनी वैल्यू थी। लेकिन हुकूमत ने, मुझे याद पड़ता है, 7 या 8 लाख रुपया पर मरला दिया था उनको। ठीक है, यह हुकूमत का अपना ही हिसाब होता है कुछ। अब आप खुद बताइए कि जब ये फैसला हो चुका था कि हुकूमत ने ये तमाम चीज़ें खरीद के सड़क के अंदर शामिल कर लेनी है, उस वक्त उन दुकानों के या घरों के मालिकान उन घर को बेचना चाहें तो क्या आप कभी खरीदेंगे? आप कहेंगे लो ऐसे थोड़ी होता है,
मैं करोड़ का आज खरीदूं, पता लगे महीने बाद हुकूमत ने 7 लाख रुपए का मेरे से खरीद लिया, मैं क्यों अपना 93 लाख रुपए का नुकसान करूं? मैं तो कभी भी नहीं करूंगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी सरकारी प्रोजेक्ट के बीच में आ जाती है ना, तो फिर उसकी जो वैल्यू है ना वो 1 करोड़ नहीं रहती, मैं मिसाल ले लेता हूं, वो 5 लाख पे आ जाती है। या 5 लाख में अगर नहीं भी आती ना, तो इससे बेहतर एक बात मैं आपको ये करता हूं, वो बात ये है कि कोई उसे शायद खरीदना ही नहीं चाहता और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू वैसे ही खत्म हो जाती है। खुद बताएं, क्या आप खरीदना चाहेंगे ऐसी प्रॉपर्टी? आप मार्केट में कहीं पे भी चले जाएं, कोई भी उसकी उस प्रॉपर्टी को कोई खरीदना ही नहीं चाहेगा। इसका मतलब है कि ऐसी जमीन की शायद फेयर मार्केट वैल्यू होगी नहीं। और अगली बात मैं बताऊं, हुकूमत ना उसकी ट्रांसफर करने पर रिस्ट्रिक्शन लगा देती है। वो कहती है अब ये जिसका है ना उसका ही रहेगा बस। क्यों? इसलिए जब हुकूमत खरीदने जाएगी ना, आधे लोग कहेंगे सर मैंने तो उसको बेच दिया है, वो ट्रांसफर अभी प्रोसेस में है, वो भी उसके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी, तो फिर मैं आपको उसका शनाख्ती कार्ड दे दूंगा, फिर आप उससे जाके मिल। हुकूमत कहेगी मैं इतनी वेली नहीं बैठी हुई यहाँ पे कि मैं यहाँ पे लोगों की ट्रांसफरों का जो है वो वेट करती फिरूं। वो क्या करती है, वो 5 महीने 6 महीने पहले कह देती है कि ये सारी जमीनें हमने खरीदनी है, आज के बाद इनकी ट्रांसफर हो ही नहीं सकती, खत्म ही बात। बस जो इनके ओनर हैं हम डायरेक्ट उनसे बात कर लेंगे, हम अपना वक्त बचाएंगे। और जिस दिन ये ऐलान हो जाता है ना, वो ज़मीनें किसी को ट्रांसफ़र नहीं होती, और जब ट्रांसफ़र नहीं होती कोई खरीदना नहीं चाहता, कोई खरीदना नहीं चाहता तो फिर मार्केट वैल्यू कैसे निकले? यही बात उसने यहां पर बताई हुई है कि फेयर मार्केट वैल्यू आपको बतानी पड़ेगी, इस बात को इग्नोर करते हुए कि उनकी ट्रांसफ़र पे कोई रिस्ट्रिक्शन है। ओके, तो आपने फेयर मार्केट वैल्यू डिटरमिन करनी है इस बात को इग्नोर करते हुए कि उनकी ट्रांसफ़र पे कोई रिस्ट्रिक्शन है। अभी आप कैसे पता करेंगे मुझे नहीं पता, ये मुझे नहीं पता। ये कॉलेज हुकूमत के प्रोजेक्ट की जद में आ गया, ये प्रॉपर्टी 50 करोड़ की थी, लेकिन अब इसकी ट्रांसफर पर रिस्ट्रिक्शन लग गई हुई है, अब इसको कोई खरीदना नहीं चाह रहा, इसकी मार्केट वैल्यू पता ही कोई नहीं। अब 50 करोड़ तो नहीं होगी, कोई भी 50 करोड़ नहीं देगा, लेकिन कितनी होगी नहीं पता। लेकिन लॉ कहता है कि मुझे बताओ पता करके कि कितनी है। अब वो कैसे करेंगे मुझे नहीं पता इस बात का। क्या आपको ये बात समझ आ गई? तो बड़ी अजीब सी बात है। तो ये था जी पहला पॉइंट, एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर। अगर इसमें आपका कोई सवाल है तो प्लीज बताइए जी। कोई सवाल है तो बताइए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप ये हुकूमत को नहीं कह सकते कि जी मैं आपको नहीं बेचना चाह रहा। नो, ये आपके पास ऑप्शन है ही नहीं, आपको लाजमी बेचनी पड़ती है। ये शायद पता नहीं क्या हमारे किसी कानून में लिखा होगा, आइन में होगा या किसी कानून में होगा, कि हुकूमत चाहे तो कोई भी ज़मीन किसी भी समय जो है वो खरीद सकती है, तो आपको बेचनी पड़ेगी। ठीक है सर, ओके आगे चलें। बस उन्होंने अपने को रेट बनाए होते हैं, वो कोई पता नहीं है उसका, अपने रेट होते हैं इनके। वो कहते हैं बस जी हमारे हिसाब से ये बनते हैं। बड़े लोग एहतजाज करते हैं, बड़ा कुछ होता है, लेकिन पर आपको पता होता क्या? कुछ नहीं। जो हुकूमत ने बस फैसला कर लिया उसी पे ही आपको ज़मीन उनको बेचनी पड़ेगी। बड़ा नुकसान हुआ था लोगों का। और जो सेकंड गली में रहते थे ना लोग, वो अब चूंकि फ्रंट पे आ गए हैं, उनके बारे न्यारे हो गए, उनकी प्रॉपर्टीज कहाँ की कहाँ चली गई हैं। तो कुछ का फायदा हो जाता है, कुछ का भला हो जाता है, यही दुनिया है। क्यों शौकत? ठीक है, चले आगे। अच्छा जी, दूसरी बात। अच्छा जी, एक और मिसाल लेते हैं। होंडा का नाम सुना आपने? क्या करता है होंडा? गाड़ियां बनाता है। कौन सी गाड़ी बनाता है? ये सिविक, ये नाम तो सुना होगा। ये हमारा हमारा जो टारगेट है वो यही है कि जब हमारे नामों के आगे लग जाएगा ना कॉमा ACA, हम हो जाएंगे शौकत कॉमा ACA, तो हम ACA बनने के बाद सबसे पहले सिविक खरीदेंगे। ये हमारा, वो भी ब्लैक कलर की। ऐसे ही है ना, ये हमारे बहुत से लोगों का ड्रीम है। ठीक है, बहुत से लोग हैं, आप अमीर लोग हैं कह सकते हैं, मैं तो गरीब आदमी हूँ सर, हम तो ये भी चला लेते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, अब सिविक होंडा बना रही है, एक स्पेशलाइज्ड मशीनरी होगी जिसपे सिविक बनती होगी। 6 साल मॉडल को हो गए और हुकूमत ने वो मॉडल डिसकंटिन्यू करके एक नया मॉडल लॉन्च कर दिया। याद रखिएगा, ये जो आप कहते हैं ना जी टोयोटा नया मॉडल ही निकाल रही, होंडा नया मॉडल ही निकाल रही, ये कोई आसान बात नहीं होती कि बस मुंह उठा के नई गाड़ी करो। उसके पीछे सारी मशीनरी चेंज करनी पड़ती है भाई, सारी मशीनरी चेंज करनी पड़ती है। अब खैर सिविक का मॉडल चेंज हो गया और नई मशीनरी आ गई, पुरानी मशीनरी उन्होंने उतार दी। अब पुरानी मशीनरी का क्या करें वो?
सारी बात है, बेचेंगे। किसको बेचेंगे? टोयोटा को बेच देंगे, टोयोटा को बेच देंगे। हो सकता है ऐसा? क्यों नहीं हो सकता? क्यों टोयोटा को नहीं बेच सकते? टोयोटा भी तो गाड़ियां ही बनाता है। तो सर टोयोटा सिविक थोड़ी बनाता है, वो तो मशीनरी सिविक बनाती है। क्या सुजुकी को बेच दें? क्या हुंडई को बेच दें? किया को बेच दें? पॉसिबल ही नहीं है सर, पॉसिबल ही नहीं है। फिर आपको बेच दें? सर मेरे ख्याल में शायद वो मशीनरी पूरे पाकिस्तान में किसी के काम की भी नहीं है, क्योंकि कोई भी होंडा सिविक नहीं बना रहा। अब उस मशीनरी का क्या करें? इस मशीनरी को कैश में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन लॉ कहता है द फेयर मार्केट वैल्यू शैल बी डिटरमिन्ड इग्नोरिंग द फैक्ट दैट इट इज नॉट कन्वर्टेबल टू कैश। वो कहता है कि इसको कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। मुझे मत बताएं, मुझे फिर भी इसकी फेयर मार्केट वैल्यू कहीं ना कहीं से ढूंढ के दें। बात समझ आ गई? तो आपको उनकी फेयर मार्केट वैल्यू कहीं ना कहीं से ढूंढ के देनी पड़ेगी। कैसे देंगे मुझे नहीं पता, ये हमारे कोर्स में है ही नहीं। ठीक होगी बात? तो सर ये दो बड़े अजीब से पॉइंट हैं। अगर इसमें आपका कोई सवाल है तो आप प्लीज मुझे बताइए। कोई सवाल? ऑल ओके? तो ठीक है। अच्छा जी, अब पहले उसने आपको कहा कि आप फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो पता करके बताएंगे। ये उसने आपको बताया पॉइंट नंबर 1 या 2 में। लेकिन 3 में ना उसको आपके चेहरे पे तरस आ गया, और 3 में उसने कहा वेयर द प्राइस इज नॉट ऑर्डिनरीली एसेटेनेबल। वो कहता है कि अगर आपको कहीं से फेयर मार्केट वैल्यू पता नहीं लग रही ना, द बोर्ड, बोर्ड से क्या मुराद है? एफबीआर। बोर्ड से मुराद है एफबीआर। एफबीआर क्या करेगा? एफबीआर मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, वो ऑफिशियल गैजेट में कोई नोटिफिकेशन देके डिटरमिन द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल से क्या मुराद है? इससे मुराद है, ये बात हो रही है सिर्फ लैंड की और बिल्डिंग्स की, बस। ये आपकी गाड़ियों की बातें नहीं कर रहा वो, ये आपकी प्लांट एंड मशीनरी की बातें नहीं कर रहा वो, ठीक है? ये डॉक्टरों की सर्विस की बातें नहीं कर रहा, ये सिर्फ बात कर रहा है लैंड और बिल्डिंग्स की। वो कहता है चलो अगर तुम्हें लैंड और बिल्डिंग की फेयर मार्केट वैल्यू नहीं पता लग रही ना, तो फिर मैं तुम्हें खुद बता दूंगा कि इनकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या है। अच्छा, अब अगर आप एफबीआर की वेबसाइट पे जाए ना, तो एफबीआर की वेबसाइट पे ना एक लिंक बना हुआ है। पता नहीं यार ये कनेक्ट है भी कि नहीं, वरना मैं आपको भी दिखा दूं। नहीं कनेक्ट? सर ये किसी को बुलाते हैं, कोई इंटरनेट कनेक्ट कर दे मुझे, किसी को बुलाएं जरा, इनको दिखाई दे फेयर मार्केट वैल्यू। तो सर बहरहाल अभी देख लेते हैं, नेट आता है तो इन्होंने ना एफबीआर की वेबसाइट पे ना रेट्स दे दिए हमें। तो अब आप एफबीआर की वेबसाइट पे जाएं। वो सर ऑन है, बंद है? अच्छा ओके। तो अगर आप एफबीआर की वेबसाइट पे जाएंगे ना, तो वहां पे आपको ये सारी चीजें ना मिल जाएंगी। वह मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज के रेट्स हैं, आप क्लिक करते हैं, फिर आपसे कोई शहर पूछता है, फिर आप शहर पे क्लिक करते हैं, फिर आपसे इलाका पूछता है, इलाके पे क्लिक करते हैं, फिर आपसे ब्लॉक पूछता है। वो पूरा उन्होंने एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है। तो वहां से आप देख लेते हैं कि जी यहाँ की फेयर मार्केट वैल्यू क्या है। तो अगर आपको खुद नहीं पता लग रही तो आप क्या करें, आप एफबीआर से पता कर लें। तो इसका मतलब है सबसे पहले आपने पता करनी है। अगर आप नहीं पता कर सके तो लैंड और बिल्डिंग के हवाले से आपकी मदद कौन कर देगा? आपकी मदद एफबीआर खुद कर देगा। और आखिरी बात एफबीआर ने भी नहीं बताई हुई, वेयर द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ एन एरिया हैज नॉट बीन डिटरमाइंड बाय द बोर्ड। वो कहता है बोर्ड ने भी नहीं बताई हुई। वो तेरी खैर, अब क्या होगा? वो कहता है द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ सच प्रॉपर्टी shall be deemed to be the value fixed by district officer revenue or provincial or any other authority authorized in this behalf for the purposes of stamp duty। वो कहता है कि अगर बोर्ड ने नहीं बताई ना, तो फिर वैल्यू क्या होगी? वो कहता है कि वो वैल्यू समझी जाएगी जो कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू फिक्स करेगा, या कोई भी सूबाई अथॉरिटी फिक्स करेगी, या इसके अलावा कोई भी अथॉरिटी जिसके बारे में कह दिया गया है कि इसके पास इख्तियार है कि वो इसकी वैल्यू फिक्स कर दे। किस लिए? फॉर द पर्पसेस ऑफ स्टैम्प ड्यूटी। सर याद रखिएगा, जब भी आप प्रॉपर्टी सेल करते हैं या प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं ना, तो उसके ऊपर ना कुछ टैक्सेस वगैरह होते हैं। वो आपके कोर्स में नहीं है लेकिन होते हैं। उन टैक्सेस में से एक चीज है स्टैम्प ड्यूटी। ये जो स्टैम्प ड्यूटी होती है ना, इट इज ऑलवेज अ परसेंटेज ऑफ वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। ये परसेंटेज होती है वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी के। अब जाहिर बात है, जब आपको स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेट करनी है
तो आपको प्रॉपर्टी की वैल्यू तो लाजमी निकालनी पड़ेगी। अब कुछ केसेस में आप वैल्यू खुद निकाल लेंगे, बड़ी अच्छी बात है। अगर आप नहीं निकाल पाएंगे तो फिर एफबीआर निकाल देगा, पॉइंट नंबर 3 में हमने पढ़ा। और अगर एफबीआर भी नहीं निकाल पाएगा ना, तो फिर वो कहता है आखिरी ऑप्शन ये है कि जब तुम प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने जाओगे, या अगर नहीं भी ट्रांसफर करने जाते, उस बंदे के पास चले जाओ। कौन बंदा? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू, या उसके पास चले जाओ, या इसके अलावा कोई भी अथॉरिटी जिसको हुकूमत ने कहा हुआ है उसके पास चले जाओ और उससे पूछो कि सर अगर मैं ये प्रॉपर्टी बेचूंगा ना, तो जब आप स्टैंप ड्यूटी निकालेंगे वो किस वैल्यू पे निकालेंगे? फिर जो वैल्यू वो बताएगा वही इसकी वैल्यू। ओके। एक बात कहूंगा, आप लोगों ने हंसना नहीं, अक्सर लोग हंस पड़ते हैं, मुझे नहीं पता क्यों हंसते हैं। वो पटवारी का पता है आपको? यार फिर हंस रहे हैं आप लोग। नहीं, क्या कुछ क्या मसला है, हंसते क्यों है आप? पता नहीं, हर क्लास में हंसते हैं। वो जो पटवारी होता है ना, पटवारी, वो करता है प्रॉपर्टी ट्रांसफर। और जब वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है ना, ये बेसिकली उसका काम होता है। वो फिर उसकी वैल्यू निकाल के तो स्टैंप ड्यूटी कैलकुलेट करता है, तो फिर वो जो वैल्यू निकालेगा वही इसकी वैल्यू समझी जाएगी। तो पहली ऑप्शन आप खुद है, दूसरी ऑप्शन एफबीआर है, और तीसरी ऑप्शन क्या है? डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू। पटवारी नहीं बोलना, ओके, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू। ये जो हंस रहे हैं ना, मुझे लग रहा है वो नहीं वो है, और जिनको गुस्सा आ रहा है ना, ये वो नहीं वो है, और जो वो बीच वाले हैं ना, जिनको कुछ फीलिंग नहीं आ रही है, वो नहीं वो है। तो आप खुद समझ आए कि वो कौन है, वो कौन है, और वो कौन है। बात समझ आ गई? आप वो है कि वो है? अच्छा, वो है। अच्छा, और बाकी बाकी वो हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि वो हैं, वो कहते हैं वो हो वो, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। वो समझ रहे हैं ना? ओके, सब अच्छा है, ऑल ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट फेयर मार्केट वैल्यू। किसी का कोई सवाल है तो बताइए। एनी क्वेश्चन ब्रो? वो बोलिए तो सही। बोलते जनाब। स्टैम्प पेपर जी बिल्कुल गवर्नमेंट इशू करती है। ये बैंक से वैसे लेना पड़ता है, लेकिन ऑब्वियसली उसके बैक एंड पे सारा एक रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा होता है, जो कि वहां से फिर निकाला जा सकता है। और कोई सवाल? ओके, सब अच्छा है। चलें जी, रिसीट ऑफ इनकम सैलरी में पढ़ेंगे जाके, जान छूट गई। रिकूप्ड एक्सपेंडिचर, सर ये रिकूप्ड क्या होता है? रिकूप्ड होता है वापस हो जाना। बड़ी गंदी सी मिसाल है, आप लोगों ने 3 पेपर दिए, तीनों ही फेल हो गए, रिकूप्ड। ठीक है जी, वापस हो गए तीनों ही। अल्लाह माफ करे यार, अल्लाह ऐसा दिन किसी को न दिखाए। एक आधा हो जाए तो ठीक है वो, नहीं एक आधा भी क्यों सर? पेपर 4 दिया करें, 3 पेपर पता नहीं क्यों देते हैं आप, 4 दें, 4 पेपर, 4 इस टर्म में, 4 अगले टर्म में, कैब खत्म। ये 3-3-2 वाली बात मुझे आज तक समझ नहीं है कि क्या लॉजिक है ये। पता नहीं आपको कोई डरा देता है या आप किसी गलत बंदे से मशवरा कर लेते हैं, अल्लाह ही बेहतर जानता है। ठीक है, रिकूप्ड एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर वापस हो जाना। एक्सपेंडिचर कभी वापस भी हुआ है? बिल्कुल हुआ है। मिसाल के तौर पे, किसके तौर पे? मिसाल के तौर पे आपने अपने घर का एसी ठीक करवाया, नहीं घर का नहीं, कॉलेज की बात करते हैं, वो जरा फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। कॉलेज ने अपनी ये वाला एसी ठीक कराया, खराब हुआ था, देख ले तू पहले देख ले, अच्छा भला चल रहा है, देखी जा रहा है उसे। एसी ठीक करने वाले ने कहा कि भाई मैं आपसे एसी ठीक करने के ना 15,000 रुपए लूंगा। कॉलेज वालों ने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट कितने से? 15,000 से। क्या आपको ये एंट्री की समझ आती है? एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। अच्छा, कुछ अरसे के बाद वही एसी ठीक कराने वाला ना वापस आया और आके प्रिंसिपल साहब को कहा कि सर मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूं। प्रिंसिपल साहब ने कहा जी क्या हो गया? सर देखें, मैंने आपसे ना उस वक्त 15,000 रुपया ज्यादा चार्ज कर लिया था, आपकी एसी में कोई मसला नहीं था, मैंने वैसे ही गलत बयानी करके ना आपको 50 तरह के मसले बता के ना तो 15,000 ले लिए थे, मैं अब उस चीज पे शर्मिंदा हूं, सर ये आप मेरे से ना 10,000 रुपया वापस ले लें। एक्सपेंस वापस हो गया। अब सवाल ये है कि ये एक्सपेंस जब वापस होगा तो इस एक्सपेंस के वापस होने को रिकूप्ड एक्सपेंडिचर कहा जाएगा? बिल्कुल कहा जाएगा। तो सर इस रिकूप्ड एक्सपेंडिचर की एंट्री क्या होगी? एक्सपेंस वापस होने की एंट्री क्या होगी? क्या आप कैश डेबिट करेंगे? बोले। अच्छा, ये मेरा मसला नहीं है, मसला है मैं क्रेडिट किसे करूंगा। रिकूप्ड ये क्या होता है? रिकूप्ड ऐसी पल्ले से नाम निकालिए, रिकूप्ड एंट्री क्या करूंगा इसकी? क्रेडिट एक्सपेंस कर दूं? एक्सपेंस जो बढ़ाया था पहले उसको कम कर दूं, या इनकम को क्रेडिट कर दूं? इनकम को कर दूं? सिर्फ तेरे कहने पे कर रहा हूं। हाँ जी, इनकम को कर, यार ये तो नजर ही नहीं आ रहा।
इनकम को क्रेडिट, अच्छा नजर तो आ रहा है, पढ़ा नहीं जा रहा यार। हाँ जी बताएं, क्या करूं अब? सर कानून क्या कहता है? कानून कहता है इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट रिकूपमेंट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर और लॉस, वो कहता है आपका कोई भी खर्चा या कोई भी लॉस आपको वापस हो गया, चाहे कैश में चाहे काइंड में। काइंड में क्या होता है सर? वो एसी वाला आपको अपनी 10,000 की घड़ी दे गया, ये भी तो हो सकता है। ठीक है वो सर पैसे नहीं है, घड़ी रख लें। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, द रिकूप्ड अमाउंट, रिकूप्ड अमाउंट से मुराद हमारी मिसाल में 10,000, ये जो 10,000 है ना, shall be included in income chargeable under relevant head for the tax year in which it is received। भाई बताऊं क्या फरमाता है? भाई कहता है कि जब तुमने ये एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था ना 15,000 रुपए का, ये वाला, ये एक्सपेंस जाहिरी बात है तुमने किसी हेड ऑफ इनकम में से माइनस किया था। याद है ना हेड की इनकम कैसे निकलती है? चार्जेबल लेस डिडक्शंस। तो तुम कौन सी इनकम कमा रहे थे? कॉलेज वाले कहेंगे सर हम तो इनकम फ्रॉम बिजनेस कमा रहे थे। तो चूंकि तुमने ये खर्चा इनकम फ्रॉम बिजनेस में से माइनस किया था, तुम ये वापस ऐड भी किसमें करोगे? इनकम फ्रॉम बिजनेस में। तो यही वो बात कहता है कि अगर आपको कोई खर्चा रिकूप हो गया तो वो खर्चा वापस जाके उसी में ऐड होगा जिस इनकम में से आपने पहले इसे माइनस किया था। और ठीक है और सही है। किस साल? किस साल? जिस साल ये इनकम सॉरी जिस साल ये खर्चा रिकूप होके आपको वापस मिला होगा। ठीक है, तो अगर 2023 में आपने ये एक्सपेंस माइनस किया था और ये रिकूपमेंट 2024 में होगी तो 2024 में ऐड बैक कर दें, 25 में आया तो 25 में कर दें, इवन अगर 23 में आया तो 23 में ही कर दें। जिस साल में भी रिकूप हुआ है उसी साल में आप इसको क्या करेंगे? ऐड बैक कर देंगे। सर कोई सवाल है तो बताइए। जी सर। क्या हुआ? रियल में क्यों नहीं होता सर? आपने देखा नहीं है तो इसका क्या मतलब है दुनिया में अच्छे लोग खत्म हो गए? नहीं नहीं सर, होता है, बड़ा कुछ होता है, बड़े अच्छे अच्छे लोग पाए जाते हैं दुनिया में। हाँ तो कोई नहीं, इसमें होते हैं सर, बड़े लोग होते हैं। सर आपको पता है, आपको छोटा सा जाती तजर्बा 1 मिनट में शेयर करता हूँ। जब मैं अपनी ये सीए कर लिया था ना मैंने, तो मैंने की 4 साल नौकरी, 4 साढ़े 4 साल नौकरी। मेरे वाले साहब ना हमेशा से बिजनेसमैन रहे हैं, तो मुझे कहते थे यार छोड़ नौकरी, क्या गुलाम है हम कोई? तो पहला लफ्ज शायद उन्होंने इस्तेमाल किया, तो हम कोई गुलाम है? ये तो बाद में किसी ने कहा था ना, तो उन्होंने पहले कहा था। तो मैं उनको यही कहता था कि अच्छा अगर मैं अपना कारोबार शुरू भी करता हूँ तो क्या करूँ? कहते हैं फॉर्म बना लो। मैंने कहा फॉर्म बनाऊंगा, उसके बाद टैक्स का काम करूंगा, टैक्स में फिर आपको पता है सरकारी इदारे हैं, वहां पे ऊंच नीच हो ही जाती है, ये मेरे से नहीं होगा। तो खैर कोई 6 महीने मेरी और उनकी कोल्ड वॉर चलती रही इसी पे। एक दिन उन्होंने मुझे बैठाया और कहा कि हाँ भी तुझे मसला क्या है? मैंने कहा मुझे ये मसला है। कहते हैं यार एक बात मेरी जेहन में रखना, जिस तरह का बंदा ढूंढोगे वैसे ही मिलेगा, अच्छा ढूंढोगे अच्छा मिलेगा, बुरा ढूंढोगे बुरा मिलेगा, सारे एक जैसे नहीं होते। ये बात मुझे उनकी थोड़ी बहुत समझ आ गई, और वो बात उनकी बिल्कुल 100% लॉजिकल थी, बिल्कुल ठीक थी। पाकिस्तान में अगर 25-24 करोड़ लोग हैं ना, सारे एक जैसे नहीं, अच्छे भी हैं। ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं हमने पूरा टैक्स पे करना है, हमने कोई गलती नहीं करनी, बहुत से लोग ऐसे हैं। तो सर ऐसे होते हैं लोग, ठीक है। ये मेरे लिए भी एक बड़ी अजीब सी बात थी, लेकिन है ऐसे लोग जो टैक्स पे करते हैं, काम सारा सही कराते हैं, बड़ा मजा आता है उनके साथ काम करके। हुक्म करें। टैक्स पे बताए। इंटरनेशनल स्पोर्ट्समैन बाबर आजम साहब, सॉरी सर बाबर आजम साहब, सर बाबर आजम। इनकी इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं होगी, इनकी इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं होगी, इनकी होगी इनकम फ्रॉम सैलरी। क्यों, मैं बता देता हूँ। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पता ना आते हैं इनके प्लेयर्स के, वो जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, वो बेसिकली एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉय रिलेशन होता है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय नहीं, रेजिडेंट ही होते हैं ये। नहीं नहीं, रेजिडेंट ही होते हैं यार, बाबर आजम साहब पाकिस्तान में ही है। नहीं नहीं, मेरा नहीं ख्याल 6 महीने से ज्यादा, ये नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मुझे मुश्किल लग रहा है कि इनमें से। अच्छा चले, अगर कोई हो भी जाता है, अगर कोई नॉन रेजिडेंट हो भी जाता है तो क्या प्रॉब्लम है? आप उनकी फॉरेन सोर्स इनकम फारिग कर दें, फिर पाकिस्तान सोर्स इनकम टैक्सेबल कर दें। सर वो फिर हिसाब करना पड़ेगा ना पूरा, वो जो सारी शराइत बताई हुई है रेजिडेंट, अगर ये किसी भी तरह से रेजिडेंट बन जाते हैं ना, फिर तो फॉरेन और पाकिस्तान दोनों टैक्सेबल होंगे, इन पे डेफिनेशन कोई भी लग जाती है। लेकिन अगर कोई भी पॉइंट नहीं लगता, ये नॉन रेजिडेंट है, तो बस ठीक है, फॉरेन सोर्स फारिग कर दे।
ये तो फिर अब इन लोगों की अपनी चालाकी है ना, किस तरीके से मैनेज करते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल इसमें से कोई नॉन रेजिडेंट होता होगा, मेरा नहीं ख्याल। पहली तो बात ये है 6 महीने से बाहर कौन होता है, कोई भी नहीं होता, सारे पाकिस्तान में बैठे रहते हैं। लीग भी होती है तो महीने 1.5 महीने की लीग होती है, ठीक है। और वो वाली बात कि किसी भी मुल्क में अगर ये लीग्स खेलते भी हैं तो किसी भी मुल्क की लीग कोई 180 दिन से ज़्यादा थोड़ी जाती है। वो 1 महीना उधर खेला, 1 महीना उधर खेला है, तो फिर वो किसी भी मुल्क में 180 से ज़्यादा दिन ही नहीं गुजारते, वो जो आखिरी पॉइंट था। तो वहां पे आगे तो गिर ही जाते होंगे रेजिडेंट में। और कोई सवाल? डब्बा है पढ़े, क्रिश्चियन कॉलेज वाला डब्बा, जल्दी करें, आज इस चैप्टर को खत्म करना है मैंने, इससे ज्यादा मैं चैप्टर 4 नहीं पढ़ा सकता। कौन? हाँ बिल्कुल, वो तो शर्त थी ना, आखिरी पॉइंट के लिए शर्त थी कि आपका पाकिस्तान का शहरी होना जरूरी है और किसी और मुल्क में आपके 182 से ज्यादा दिन ना हो। हाँ तो बाबर आजम साहब पाकिस्तानी शहरी है ना, किसी और मुल्क में 182 से ज्यादा दिन नहीं तो रेजिडेंट बन गए। सर कोई बात बनी? कोई बंदा नहीं है, छुट्टी पे है? अच्छा छुट्टी पे है, एक हम ही है जिनको शौक था पढ़ाने का और हम आ गए। ये चैप्टर 1 2 3 जो है ना, ये इसलिए रखा हुआ है कि बारिश हो, बच्चे ना आए ना तो 1 2 3 करा दो। 16वां भी इसलिए रखा हुआ है, ठीक है। तो आज तो माशाल्लाह आप लोगों ने जुर्रत किया, आ गए हैं, रिजल्ट से पहले पहले आ ही जाते हैं सारे, मसला रिजल्ट के बाद होता है। कब है रिजल्ट आपका? कल? ओ अच्छा, ओ सॉरी, मैं तो कैफ का पूछ रहा था। अच्छा कल भी है, माशाल्लाह। कल कितने लोगों का रिजल्ट है? अच्छा तू भी है, एक ही बंदा है जिसका कल रिजल्ट है? 2 3? ये किस्तों में क्यों हाथ खड़े कर रहे हैं? सिर्फ 3 लोगों का रिजल्ट है। और कितने बजे रिजल्ट आता है? 8:30 के 8? 8 से 9 के बीच। चले क्लास तक तो सेटल हो ही जाएंगे, तो पास हो जाएंगे इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं। पढ़े जी, एग्जाम्पल पढ़े क्रिश्चियन कॉलेज वाले। जी पढ़ लिया आप लोगों ने? ऑल ओके कि मसला एग्जाम्पल में? ओके। करेंसी कन्वर्जन, करेंसी कन्वर्जन, करेंसी कन्वर्जन क्या होता है? करेंसी कन्वर्जन होता है कि आपने मिसाल के तौर पे यूएसडी से पीकेआर में चीजें चेंज करनी है। अच्छा आप किस मुल्क में रहते हैं? आप कौन से मुल्क में रहते हैं? नहीं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं। ये बात इसको कुछ पसंद नहीं है मुझे लगता है। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं और यहां पे कौन सी करेंसी चलती है? आप रहते हैं पीकेआर वाली करेंसी में, ओके। तो इसका मतलब है कि हमारे सब्जेक्ट में जितनी भी बातें होनी चाहिए वो होनी चाहिए पीकेआर में, पाकिस्तान रुपीस में, ना के डॉलर्स में। तो अगर आपको कहीं पे भी यूएस डॉलर, पाउंड, यूरोज, रियाल, दिरहम नजर आए, सबसे पहला काम क्या करना है? इनको पीकेआर में कन्वर्ट करना है। तो यही बात वो यहां पे कहता है कि एवरी अमाउंट टेकन इनटू अकाउंट अंडर दिस ऑर्डिनेंस शैल बी इन रुपीस। इस ऑर्डिनेंस के तहत कोई भी अमाउंट जो आप लेंगे वो रुपीस में लेंगे। अब सवाल यह है कि इसको कन्वर्ट कैसे करना है? भाई फरमाते हैं वेयर एन अमाउंट इज इन अ करेंसी अदर देन रुपीस, कोई भी अमाउंट अगर रुपीस के अलावा किसी करेंसी में है, कन्वर्जन शैल बी एट दी स्टेट। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आपको चाहिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का रेट, पहली चीज। दूसरी चीज, किस दिन का? प्रिवेलिंग एट द डेट एट विच द अमाउंट इज टेकन इनटू अकाउंट। अमाउंट इज टेकन इनटू अकाउंट, इसका मतलब होता है द डेट ऑन विच ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस, यानी जिस दिन आपकी ट्रांजैक्शन हुई उस दिन का जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का रेट होगा आपने वो कंसिडर करना होगा। तो पेपर में आपको वो साल के शुरू का, साल के आखिर का, एवरेज, पता नहीं कौन कौन सा रेट देगा। आपने कहा नहीं भाई, जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई मुझे उस दिन का रेट चाहिए, ठीक होगी बात। दूसरा, वो कहेगा कि जी ओपन मार्केट में इतना था, फलाने बैंक का इतना था, टमकाने बैंक का इतना था, उस मुल्क में इतना था। आपने कहा सॉरी भाई, मुझे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का रेट दो। तो दो बातें बड़ी जरूरी हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का रेट, जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई उस दिन का रेट, खत्म, बाकी सब कुछ इररिलेवेंट। एग्जांपल पढ़ें। कासिम परचेज एन इंपोर्टेड कार फॉर $35,000 ऑन March 31, 2009। द एक्सचेंज रेट्स ऑन रेलेवेंट डेट आर एज फॉलोज। 31 मार्च का ओपन मार्केट रेट 102, 31 मार्च का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रेट 102.1, साल के आखिर का ओपन मार्केट रेट 103,
साल के आखिर का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रेट 103.2। मुझे क्या चाहिए इसमें से, क्या चाहिए? मुझे चाहिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का रेट उस दिन का जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई, और वो कितना है? 102.1। बाकी सब मेरे लिए इररेलेवेंट है। तो आप खुद देख लें कि उसने $35,000 को 102.1 से मल्टीप्लाई करके तो वैल्यू निकाल ली। सर कोई सवाल है तो बताएं, कोई सवाल है तो बताएं। करेंसी चेंज करने के जो चार्जेस होते हैं वो चार्जेस से मुराद नहीं, देखे वो इस तरह नहीं होता ना, वो चार्जेस तो उसी में कन्व हो जाते हैं ना। अगर उसने आपको रेट थोड़ा खराब भी दिया है तो वो उसी में कवर हो जाते हैं। आपने उसमें ये नहीं करना कि जी मार्केट में 102 था, उसने मुझे 101 दे दिया है तो मैं ₹1 का एक्सपेंस चार्ज कर दूं, ऐसा नहीं होता। आपने बस अपनी करेंसी को 101 पे ही कन्वर्ट कर देना। एक्सचेंज गेन लॉस की बात नहीं कर रहे हम यहाँ पे, ठीक है? एक्सचेंज गेन लॉस ये बात वैसे चैप्टर 8 की है, लेकिन चले मैं आपको आज ही बता देता हूं। मेरे भाई हमारे टैक्स के अंदर ना ये जो हवा में बातें होती है ना, इसका कोई जिक्र नहीं है। ये जो फजूलियात आप FR1 में पढ़ते हैं ना, पहले एसेट को साल के आखिर में वैल्यू बढ़ा दो, फिर वैल्यू बढ़ा के उसको डेप्रिशिएट करो, फिर जब डेप्रिशिएट करो तो डेप्रिसिएशन ज्यादा होती है तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन वापस रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर दो। तो ये फजूल हरकतें करते हैं ना आप, अजीब फजूल बात है। और जब ट्रांसफर ही करनी थी इंक्रीमेंटल तो फिर किया क्यों रिवैल्यूएशन? फजूल बात है। मेरा दिल कर रहा है कि जी मेरी बैलेंस शीट के अंदर ना एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाए, यार इसको 100 से बढ़ा के ना 800 कर दो, ऐ नहीं कर दूं और पकड़ 50,000 रुपया वैल्यूएशन वाले। लास्ट ईयर रीवैल्यूएशन वाज डन बाय अल्लाह बख्श चौधरी वैल्यूएटर्स, लिखते हैं ना नोट, लिखते हैं ना, ये ले पकड़ 50,000 रुपया कर इसको 100 से 800 उसने कर दी, लो जी मेरी बैलेंस शीट में एसेट्स बढ़ गए। ये कोई बात है करने वाली? ये कोई बात है करने वाली? जी मेरे पास सोना पड़ा था जी 5 लाख रुपए का, आज वो 4 लाख रुपया तोला हो गया, तो इस 5 लाख की वैल्यू हो गई है 50 करोड़। तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में ना इसका गेन रिकॉर्ड कर दो। करते हैं ना ये काम आप? अजीब फजूल हो गए यार। आप खुद बताएं, ये बात से पता नहीं शायद आपके साथ हुई थी, नहीं आपसे नहीं हुई थी, खुद बताइए। आप रहते हैं दादाजी के घर में, दादाजी ने वो घर 25,000 रुपए का खरीदा था फिरौन से, ठीक है? आज उस घर की वैल्यू हो गई है 50 अरब, और आप सबको ये कहते फिर रहे हैं कि देखो मैं तो अरबपति हूं। किधर है अरबपति? बाइक में पेट्रोल डलाने के पैसे नहीं और अरबपति बोलते हैं। किधर है अरब? किधर है अरब बताएं? सर वो तो घर अरब का हुआ है, आपके पास तो अरब नहीं है। दूसरी मिसाल, अम्मी के पास ज्वेलरी है, कहां से चलती आ रही है? फिरौन के दौर से। फिरौन की अम्मी के पास होगी, बिकते बिकाते यहां तक पहुंच गई, यहां तक पहुंच गई। उस वक्त खरीदी थी कोई 2 रुपए तोले की, आज हो गई है 4 लाख रुपया तोला। उस वक्त थी 5,000 की, आज है 5 अरब रुपए की। और आप सबको कहते फिर रहे हैं देखो मैं अरबपति हूं और रोटी खाने के पैसे नहीं है। तो किधर है अरब भाई? सर ये सारी बातें ना हवा में चल रही हैं अभी। टैक्स कहता है ये हवा वाली बातों का ना सर मेरे साथ जिक्र ना किया करें। जब बेचेंगे अरब आएंगे तब बात करेंगे, ठीक है? जब बेचेंगे अरब आएंगे तब बात करेंगे, एन वाले अरब नहीं, अलिफ वाले अरब, ठीक है? तो इसीलिए ना ये बातें कि जी मेरा 102 का था तो 101 मिल गया, ये एक्सचेंज गेन लॉस ना सब हवा में बातें होती हैं। ये सब फजूल बातें हैं, छोड़ दें इसको। हमने इन चीजों का जिक्र नहीं करना, ये रिवैल्यूएशन सरप्लस या इंपेयरमेंट लॉस, एक्सचेंज गेन लॉस, सर फारग करें। ये फजूल बातें मेरे साथ ना किया करें, ये फजूल सब्जेक्ट की फजूल बातें ना उधर ही किया करें। यार ये जुमले काट देना, सर को ना बता देना, ओके? मैंने सब्जेक्ट को कहा है। सर तो माशाल्लाह ग्रेट है, किनसे पढ़े आप? सर उमर से, सर उमैर से, माशाल्लाह। सर उमैर को सलाम कहिएगा मेरा, ठीक है? जो सर उमैर से पढ़े कहिएगा सर आपको सलाम कह रहे थे, बड़ा अरसा वो मुलाकात नहीं हुई, बस ये कह दीजिएगा उनको जाके। फिर वो जो कहेंगे ना मुझे ना बताइएगा। सब अच्छा है, ओके ब्रो? कोई सवाल? तो इस सेक्शन में 2 बातें करनी थी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का रेट और जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई उस दिन का रेट। सवाल है तो बताइए। 2 मिनट साथ वाले से गुफ्तगू करें, ब्रेक है छोटी सी। वो चैप्टर तो खत्म हो गया। ओ ब्रो इट्स गेटिंग क्लोज ब्रो। इस सैटरडे को ना आपका चैप्टर 4 और चैप्टर 9 का टेस्ट होगा। सर ना तो अभी 4 खत्म हुआ है ना अभी 9 खत्म हुआ है, दोनों हो जाएंगे खत्म। मैं तो कहता हूँ 10 भी खत्म कर देंगे इंशाल्लाह। क्यों एक चैप्टर का होना चाहिए? नहीं, शुरू शुरू में तो मोटिवेशन होती है, ज्यादा का होना चाहिए।
उफ, साथ वाले से गुफ्तगू करें, मोबाइल वाले से ना करें। ये आपको कह रहा हूं, मेरे पे ये बात लागू नहीं होती। अल्लाह अकबर। जी भाई, ऑल ओके, आगाज करें। सेजेशन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम। सेजेशन ऑफ सोर्स ऑफ इनकम होता है कि जी अगर आपकी इनकम किसी जरिए से आ रही है तो उस जरिए का खत्म हो जाना, सीज हो जाना, बंद हो जाना। भैया जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, अगर आपकी इनकम किसी जरिए से आ रही है तो उस जरिए का सीज हो जाना, खत्म हो जाना, यानी इनकम का जरिया बंद हो जाना। ठीक है जी, वो ठीक है। ओके, चलें कहानी सुनते हैं। लेट्स अज्यूम आपका पीआरसी पास हो गया, कल आपका पीआरसी पास हो गया, दोस्तों ने कहा ठीक है जी, आपने कहा तुझे ट्रीट चाहिए, चला तुझे ट्रीट देता हूं। हम सुना हुआ है? अच्छा, आप सॉरी ओ लेवल वाले हैं। ओ ब्रो, आई एम सॉरी। अब ठीक है, ओ लेवल्स वालों के लिए नहीं समझ आ गई? आपने कहा चलो यार आओ तुम सबको मछली खिलाता हूँ। ठीक है जी, वैसे आज मौसम अच्छा है, सोच रहा नहीं हूँ। अच्छा जी, गए आप लोग माशाल्लाह 15 दोस्त, मछली खाई अन्ने वाह। बिल कहा वेटर को लेके आओ, वेटर बिल लाया तो बिल इतने का था। कहने में क्या है, एग्जाम्पल में क्या है, इतने का बिल आ गया। अब खैर दोस्तों ने तो पैसे नहीं देने थे, वो तो चुप चुप करके खिसक गए, आप बचे। आपने कहा चलो ठीक है मैं भी खिसकता हूँ, आप भी कर करके ना खिसक के आप भी निकल गए। मालिक ये सदमा बर्दाश्त ना कर सका, उसने कहा इतना तो नुकसान हो गया है, उसने अपना बशीर दारुल माही क्लोज कर दिया। यानी जो उसका सोर्स ऑफ इनकम था वो क्या हो गया, सीज हो गया। ठीक है, एक टाइमलाइन बना लेते हैं। 2025 में यह दुर्घटना पेश आई और आगे आना है 2026, यानी यहां कहीं पे सोर्स ऑफ इनकम क्या हुआ, सीज हो गया। अच्छा जी, वक्त गुजरता गया, दिन गुजरते गए। एक दिन आप रात को सोए हुए थे तो आपको एक ख्वाब आया। ख्वाब में थे 5 फरिश्ते। ठीक है, दो ने टांगे पकड़ी हुई थी, दो ने हाथ पकड़े हुए थे। 5 वहां मैं नहीं बताऊंगा। आप हड़बड़ा के उठ गए, आपने कहा यार ये काम बड़ा खराब है, पता नहीं क्यों आया। यार आपने इत्तेफाक समझा, इग्नोर किया। अगले दिन फिर सोया, फिर वही 5 फरिश्ते आए। आप फिर हड़बड़ा के उठे। लो जी तीसरे दिन फिर आपको भी फरिश्ते, आपने कहा लो जी ये तो काम खराब है, ये तो मुझे ना एक इंडिकेशन मिल रही है कि भाई ये जो तूने पैसे खाए ना 78 लाख रुपया, ये ना अब आगे तेरे साथ ये होनी है। आपने ना अपने दोस्तों को कॉल की एक एक करके, इत्तेफाक से सबको वही ख्वाब आया हुआ था, सब जाग रहे थे। उन्होंने कहा सर जी बड़ी कुट पड़नी है, तो पहुंचो और भाई को 78 लाख रुपए वापस करो। ले जी, ये काम आपने किया 2026 में जाके, और आपने 2026 में जाके बशीर साहब को कहा कि बशीर साहब ये 78 लाख रुपए का बिल है, ये 78 लाख रुपए का बिल मैं आपको क्या करता हूं, मैं आपको पे करता हूं।
मैंने कहा ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी आपकी, ये लेकिन मेरी तो दुकान बंद हो चुकी है। आपने कहा चले दुकान चल रही है, बंद हो गई है, सोर्स ऑफ इनकम है, सीज हो गया, मुझे इसका गर्ज नहीं है, या आप अपने 78 लाख पकड़े, अस्सलाम वालेकुम। वहां पे ना एक शख्स और भी खड़ा था, पता है ये कौन था? ये था कमिश्नर। ये सब देख रहा था। ये पहुंचा बशीर साहब के पास, कहा बशीर साहब खैर हो सही, 78 लाख रुपीज जो है वो आपने मतलब कमाए हैं। सर कौन से कमाए हैं सर, किस चीज के कमाए हैं? सर वो बंदा आपको भी पैसे नहीं देके गया। और सर मेरा तो सोर्स ऑफ इनकम ही सीज हो चुका है, मैंने तो अपनी दुकान 2025 में सीज कर दी थी, बंद कर दी थी। जब दुकान ही ना रही, सोर्स ऑफ इनकम ही ना रहा, तो ये 78 लाख काहे की इनकम? ये तो इनकम है ही नहीं। पॉइंट समझ आया? ओके। तो मसला यहां पर यह है कि अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम सीज हो गया हो, और सीज होने के बाद अगर आपको कोई बेनिफिट मिला हो, कोई पैसे मिले हो, तो क्या करना है? लॉ कहता है इफ अ टैक्सेबल सोर्स ऑफ इनकम सीजेस टू एग्जिस्ट, एक टैक्सेबल आपका सोर्स ऑफ इनकम था जिसकी इनकम टैक्सेबल थी, वो एग्जिस्ट होना सीज हो गया, एग्जिस्ट होना बंद हो गया, दोनों पॉइंट्स छोड़े, देन एनी सब्सिक्वेंट बेनिफिट डिराइव फ्रॉम इट, वो कहता है कि सीज होने के बाद अगर कोई भी बेनिफिट आपने कमाया यहां से, शेल बी टैक्सेबल इन नॉर्मल वे, वो कहता है कि ये बिल्कुल नॉर्मल तरीके से टैक्सेबल होगा, assuming that the source has not ceased at the time the income was derived। ये देखिए वो कहता है कि अगर आपका कोई सोर्स ऑफ इनकम सीज हो गया, ये देखें ये सीज हो गया, और बाद में आपने कोई भी सब्सिक्वेंट बेनिफिट कमाया, ये जो 78 लाख रुपए है ना, ये सब्सिक्वेंट बेनिफिट है, वो कहता है कि जब आपको ये बेनिफिट मिला ना, मैं इस बेनिफिट को बिल्कुल नॉर्मल तरीके से टैक्सेबल करूंगा, ये एज्यूम करते हुए कि आपका कारोबार कोई सीज नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि आपको इस 78 लाख रुपए पे टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक होगी बात? इतना पढ़ा, इतने में कोई सवाल? अच्छा, अब दो बुलेट्स के हैं। अब ये बेनिफिट आपको मिला कब? वो कहता है इफ आ टैक्सेबल सोर्स ऑफ इनकम सीजेस टू एग्जिस्ट ईदर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द ईयर और ड्यूरिंग द टैक्स ईयर। वो कहता है साल शुरू होने से पहले सीज हुआ हो या उसी साल सीज हुआ हो। सर कौन से साल की बात कर रहा है? कौन से साल? नहीं, सवाल नहीं समझे आप। वो कहता है कि साल शुरू होने से पहले सीज हो गया हो। कौन सा साल शुरू होने से पहले? दोबारा दोबारा दोबारा, आपका सोर्स ऑफ इनकम साल शुरू होने से पहले ही सीज हो गया, साल शुरू होने से पहले ही सीज हो गया, या साल के दौरान सीज हो गया। सर टैक्स ईयर तो दोनों है। अगर मैं पहले वाले की बात करूं, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द ईयर, साल शुरू होने से पहले सीज हो गया, तो सर मुझे बताएं कौन सा साल शुरू होने से पहले? टैक्स ईयर शुरू होने से पहले। तो टैक्स ईयर शुरू होने से पहले भी टैक्स ईयर ही है, तो क्या ये तो इलॉजिकल बात आप कर रहे हैं? कौन सा साल शुरू होने से पहले? जिसमें इनकम रिसीव हुई है मेरे भाई। तो यहां पे ना एक जुमला लिखना पड़ेगा ताकि कल को ना ये बात याद रहे। लिखेंगे बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द ईयर ऑफ रिसीट, जिस साल पैसा मिला उस साल से पहले सीज हो गया। और ठीक है, और ठीक है बॉस, सब अच्छा है। अच्छा, ड्यूरिंग द टैक्स ईयर, कौन सा टैक्स ईयर सर? इधर भी लिखें ऑफ रिसीट, ताकि पता लगे जिस साल रिसीट मिली उस साल। अब ये देखें सर, रिसीट किस साल हुई है? 2026। वो कहता है कि अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम जिस साल पैसे मिले उस साल से पहले सीज हुआ है, यही मतलब था। सर आपको 2026 में पैसे मिले, ये मिसाल है बिफोर द टैक्स ईयर ऑफ रिसीट। आपको 2026 में रिसीट हुई, रिसीट वाले साल से पहले ही आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या हुआ? सीज हो गया। ये एग्जांपल मैंने आपको समय बनवा के दी है बुलेट नंबर 1 की। और ड्यूरिंग द टैक्स ईयर और रिसीट की क्या एग्जांपल बनेगी? ये देखें, ये ऐसे बनेगी 2023, यहां पे सीज हुआ और इसी साल पैसे मिल गए,
इसी साल पैसे मिल गए, तो ये मिसाल है ड्यूरिंग द टैक्स ईयर ऑफ रिसीट। वो कहता है दोनों बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस साल आपको फायदा मिला उसी साल सीज हुआ हो या उससे एक साल पहले सीज हुआ हो, दोनों सूरतों में क्या होगा, दोनों सूरतों में जो सब्सिक्वेंट बेनिफिट आपने डिराइव किया होगा वो टैक्सेबल होगा, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। कोई सवाल? कोई सवाल? आगे चले। रूल्स टू प्रिवेंट डबल डेरिवेशन एंड डबल डिडक्शन। डबल डेरिवेशन होता है 2 दफा इनकम, डबल डिडक्शन होता है 2 दफा माइनस करना। बहुत आसान बात है, बात हो रही है एक्रूवल की और कैश की। मिसाल देखें, चौबीस 2025। लेट्स अज्यूम 2024 में आप एक्रूवल बेसिस पे थे और आपने एंट्री की इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट 15,000 से और पेबल क्रेडिट। एक्रूवल था ना, तो एक्रूवल में तो ऐसे ही होता है, क्या ख्याल है? 2025 में आप कैश में चले गए और आपने यही वाला बिल पे कर दिया। अब जब आपने बिल पे किया ना, आपने कहा कि चूंकि मैं कैश बेसिस पे हूं, खर्चा जो है वो पेमेंट की बेस पे होगा, तो चूंकि मैंने पेमेंट कर दिया है तो मैं एक्सपेंस को अब रिकॉर्ड दोबारा करूंगा। सर क्या आपने ये ठीक किया या गलत किया? ठीक किया गलत किया? वैसे तो ठीक लग रहा है। एक्रूवल था तो पेबल की बेस पे खर्चा रिकॉर्ड कर दिया और कैश था तो कैश की बेस पे खर्चा रिकॉर्ड कर दिया। लेकिन वो कहता है कि भाई ये आपने गलत किया है, एक ही बिल आपने 2 दफा कैसे एक्सपेंस आउट कर दिया? तो जब भी आप कैश से एक्रूवल या एक्रूवल से कैश पे आएंगे तो इस बात का ध्यान रखना है कि कोई एक्सपेंस 2 दफा रिकॉर्ड ना हो जाए, जैसे आपने यहां पे कर दिया। आपने पेबल की बेस पे भी एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया, आपने कैश की बेस पे भी एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया, तो ये काम नहीं करना। इसी तरीके से वो इनकम के बारे में भी बात करता है कि अगर आपने कोई इनकम रिसीवेबल बेसिस पे रिकॉर्ड कर लिया है तो आपने रिसीट बेसिस पे दोबारा रिकॉर्ड नहीं कर लेनी। और ये मसला आपको सिर्फ तब आएगा जब आप कैश से एक्रूवल और एक्रूवल से कैश पे आएंगे, उसी चंद महीनों में आएगा, लॉन्ग टर्म में नहीं आएगा। ठीक होगी बात? तो यही बात वो यहां पे कहता है कि इफ एनी इनकम इज टैक्स्ड ऑन द रिसीवेबल बेसिस इट शैल नॉट बिकम टैक्सेबल अगेंस्ट ऑन रिसीट बेसिस एंड वाइस वर्सा। अगर कोई इनकम रिसीवेबल बेसिस पे टैक्स हो गई है तो जब वो एक्चुअली में आपको रिसीव हुई होगी तो दोबारा वो टैक्स नहीं करनी। लाइकवाइज इफ एनी एक्सपेंडिचर इज डिडक्टेबल ऑन पेबल बेसिस सेम शैल नॉट बी डिडक्टेड व्हेन इट इज पेड। तो अगर कोई खर्चा पेबल बेसिस पे आप माइनस कर चुके हैं तो जब वो एक्चुअल पे होगा तो दोबारा आपने माइनस नहीं कर देना। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? कोई सवाल है तो बताएं, कोई सवाल है तो बताएं। जी भैया, एनी क्वेश्चन? अगली बात मैंने सारी आपको पढ़ा दी हुई है, बस रीडिंग है। टैक्स ऑन डिविडेंड्स। कल मैंने आपको फाइनल टैक्स रिजीम एफटीआर याद है पढ़ाया था, ठीक है? ये उसी की सारी बातें हैं। क्या था उसमें जी? ग्रॉस अमाउंट पे टैक्स लगता है, रेट फिक्स होता है, टैक्स काट के जमा कराना होता है, कोई खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं होती। ये सारी बातें थी, अब यही बातें लिखी हैं। अ टैक्स शैल बी इम्पोज्ड एट प्रिस्क्राइब रेट। प्रिस्क्राइब होता है जो रेट लॉ ने बता दिया है। प्रिस्क्राइब होता है जो रेट लॉ ने बता दिया है। प्रिस्क्राइब्ड रेट पे टैक्स लगेगा ऑन एवरी पर्सन हु रिसीव्स अ डिविडेंड फ्रॉम ए कंपनी। तो जो शख्स भी किसी कंपनी से डिविडेंड वसूल करता है उस शख्स पे प्रिस्क्राइब रेट पे, यानी जो रेट बता दिया है उस पे टैक्स लगा दिया जाएगा। द टैक्स शेल बी कंप्यूटेड बाय अप्लाइंग द रेट टू द ग्रॉस अमाउंट ऑफ डिविडेंड। यही बात हुई थी आपके साथ कल कि ग्रॉस अमाउंट अगर 1 लाख है तो 1 लाख के ऊपर डायरेक्ट ही टैक्स रेट लगा दिया जाएगा, जिस तरह हम नॉर्मल टैक्स रिजीम में करते हैं कि चार्जेबल में से डिडक्शन माइनस करने के बाद टैक्स कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो ग्रॉस अमाउंट आपको मिल रही है आपने उसके ऊपर डायरेक्ट परसेंटेज लगानी होगी। ऑल ओके? दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू अ डिविडेंड दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। बड़ी बात की है जी, जो डिविडेंड एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, अगर किसी डिविडेंड पे हुकूमत ने कहा हुआ है कि टैक्स पे नहीं करना तो ये वाला सेक्शन उस पर नहीं लगेगा। ज़ाहिर बात है फिर उस डिविडेंड पे आप टैक्स पे नहीं कर रहे होंगे। ठीक है जी। एवरी कंपनी पेइंग अ डिविडेंड शैल डिडक्ट टैक्स ऑन ग्रॉस अमाउंट ऑफ डिविडेंड। ये भी बात आपसे हो गई थी कि अगर कंपनी ने आपको लाख रुपया देना है तो वो लाख नहीं देगी,
बल्कि लाख में से 15% काट कर फिर आपको बकाया 85,000 देगी। इसकी वजह क्या थी? हुकूमत को शायद आप पे शक है कि आप हुकूमत का टैक्स पे नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने कह दिया कि कंपनी तुम ही टैक्स काट के जमा कराओ। अब आप सवाल करेंगे सर अगर कंपनी भी जमा ना कराए, सर देखें आप हैं, कंपनी कंपनी है, फर्क समझ आया? मैकडोनल्ड्स एक नाम है, दुनिया जानती है। हुकूमत के लिए मैकडोनल्ड्स को पकड़ना बहुत आसान काम है, लेकिन आपको पकड़ना मुश्किल है। इसलिए अगर कंपनी मैकडोनल्ड्स ने ये हरकत की ना, आपको डिविडेंड पे किया, टैक्स काटा, लेकिन हुकूमत को ना दिया, हुकूमत के लिए मैकडोनल्ड्स को पकड़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। वो किसी भी ब्रांच में जाके एक बंदे को पकड़ेंगे और कहेंगे सर आपका अमला हमने पकड़ लिया है, सर ये टैक्स तो जमा करा दें, उनको जमा कराना पड़ेगा। लेकिन अगर आप काबू, आप तो माशाल्लाह फैमिली के साथ दुबई निकल गए होंगे, आपको कौन पकड़ेगा? तो ये इसलिए ना हुकूमत ने जिम्मेदारी कंपनीज की लगा दी है कि चलो इन्होंने कोई हरकत की ना, कम से कम इनको पकड़ा तो जा सकता है। ओके, फॉलोइंग आर द रेट्स ऑफ डिविडेंड। ओ तेरी खैर, सर मुबारक हो, ये भी ऐड हुआ है, ये पहले नहीं था, ये मैं भी पहली दफा ही पढ़ाने लगूं। ये ओके, टैक्स रेट्स ऑन ग्रॉस अमाउंट ऑफ डिविडेंड रिसीव फ्रॉम ए कंपनी। वो कहता है कि टैक्स रेट्स क्या होंगे? 7.5% इन केस ऑफ डिविडेंड पेड बाय इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स। सर ये आईपीपीस क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, जो बिजली बनाते हैं, ठीक है, जो प्राइवेट लोग बिजली बनाते हैं ना। देखें, बिजली बनाना ना वैसे हुकूमत का काम है, लेकिन चले हुकूमत से नहीं होता तो उसने आम जनता को कहा हुआ है कि अगर आप में से कोई बिजली बनाकर हमें बेचना चाहता है ना, तो मोस्ट वेलकम। तो अगर एक बंदा, मिसाल के तौर पे मैंने हुकूमत को कहा ठीक है सर मैं पावर प्लांट लगा के ना बिजली बनाकर आपको बेचता हूं, और आप लोगों से मैंने पैसे पकड़ लिए, इन्वेस्टमेंट पकड़ ली, शेयर होल्डर बना दिया आपको, तो मुझे जो प्रॉफिट्स आएंगे उसमें से मैं आप लोगों को डिविडेंड दूंगा। तो आपको जब डिविडेंड दूंगा ना, तो मैं 7.5% टैक्स काटूंगा, मैं 15% नहीं काटूंगा। थोड़ी सी एग्जेम्पशन है, थोड़ी सी छूट है, एग्जेम्पशन नहीं कहना चाहिए, रिलैक्सेशन है, ठीक है। वैसे 15 है, आपके लिए 7.5 है, लेकिन कुछ शर्त है भाईजान। वेयर सच डिविडेंड इज अ पास थ्रू आइटम अंडर एन इंप्लीमेंटेशन एग्रीमेंट और पावर परचेज एग्रीमेंट और एनर्जी परचेज एग्रीमेंट एंड इज रिक्वायर्ड टू बी रिम्बर्स्ड बाय सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी और इट्स प्रेडिसेसर और सक्सेसर एंटिटी। सर ये क्या चीज है? सर ये ना सेल्स टैक्स के अंदर ना एक एनर्जी परचेज और पावर परचेज वाली चीज है, लेकिन चले मैं उसकी बात अभी नहीं करता कि ये पावर परचेज और एनर्जी परचेज क्या है। वो सिंपल ये बात कहता है कि आपने अपने शेयर होल्डर को किसी भी एग्रीमेंट के तहत पैसे देने हैं ना, डिविडेंड देना सॉरी, तो उस पर 7.5% आपने काट लेना है। बाकी एग्रीमेंट्स क्या होते हैं इनको छोड़ दें, इनके बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसके बारे में ना सेल्स टैक्स में एक पॉइंट है, वहां पे बात होगी, वहां पे इसका जिक्र मौजूद है, पावर परचेज और एनर्जी परचेज, ये सारी बातें वहां पर मौजूद हैं। तो वहां पर जाके ना फिर उधर जरूरत है इसकी, वहां पे बात कर लेंगे, फिलहाल यहां पे जरूरत नहीं है। ओके, फिर है जी 15% इन केस ऑफ इंडिविजुअल्स, एओपीज, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और एनी अदर पर्सन नॉट कवर्ड बाय 7.5 एंड 25। देख के लगता है कि डिविडेंड की 3 कैटेगरीज हैं, 7.5 वाला, 15 वाला और 25 वाला। वो कहता है कि 25 और 7.5 जिन पे लगता है ना, उन पे तो लगता है, बकाया सब पे 15 लगता है। ये शायद बैलेंसिंग फिगर है पॉइंट नंबर 2, कि 15% लगेगा तमाम लोगों पे, और उन लोगों पे जिन पे ना 7.5 लगता है ना 25 लगता है। तो जिस पे 7.5 नहीं लग रहा और 25 नहीं लग रहा, उन पे 15 ही लग रहा है। और 25 किस पर लगता है? इन केस ऑफ ए पर्सन रिसीविंग डिविडेंड फ्रॉम ए कंपनी वेयर नो टैक्स पेबल बाय सच कंपनी ड्यू टू एग्जेम्पशन ऑफ इनकम और कैरी फॉरवर्ड ऑफ बिजनेस लॉस और क्लेम ऑफ टैक्स क्रेडिट्स। ये 2 चीजें तो आप छोड़ ही देना, सॉरी, ये 2 चीजें, कैरी फॉरवर्ड और क्लेम ऑफ टैक्स क्रेडिट, ये 2 चीजें आप छोड़ दें, क्योंकि ये जो कैरी फॉरवर्ड ऑफ बिजनेस लॉस है दिस इज चैप्टर 14 और टैक्स रेट है चैप्टर 6। ये दोनों चीजें आप फिलहाल छोड़ दें। अच्छा, अगर किसी कंपनी की इनकम एग्जेम्प्ट है, वैसे नॉर्मली आपने पढ़ा हुआ है कि टैक्स रेट क्या होता है जी? टैक्स रेट होता है 19%, 29% सॉरी, ऐसे ही है। तो एक कंपनी की अगर 100 रुपया इनकम थी, उसने 29% टैक्स दिया तो 71 बचा। तो ये 71 जब आप शेयर होल्डर्स में डिवाइड करेंगे ना, तो इस पे टैक्स लगेगा 15%। प्रॉफिट में से डिस्ट्रीब्यूट होता है ना डिविडेंड, ऐसे। लेकिन अगर किसी कंपनी की इनकम एग्जेम्प्ट है, उसने कोई टैक्स पे नहीं करना, और ये 100 रुपया अगर आप डिविडेंड के तौर पे उसके शेयर होल्डर को देते हैं ना, तो हुकूमत कहती है अब तुम 25% दोगे,
क्योंकि जिस कंपनी से तुमने डिविडेंड लिया है उस कंपनी का टैक्स नहीं था, तो तुम्हें मैं 25% टैक्स लगाऊंगा। तो अगर इसका टैक्स मौजूद था तो इस पे छूट है 15%। तो शायद कंपनी का बोझ इस सूरत में उठा के किसको दे दिया है? शेयर होल्डर को। ठीक है जी, वो सही है, वो समझ आ रही है कि नहीं? ये नीचे एक डब्बा बनाया गया है, जरा देख लें इसको, समझ आपको आएगी, कुछ नहीं आएगी, चले देख लें। जी सर, ऑल ओके, सब अच्छा है। अच्छा जी, एक आदत एग्जाम्पल है, इसको देख लेते हैं। बाबर इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग ऑटो पार्ट्स। फॉलोइंग इज द डिटेल शेयर्ड बाय हिम। इनकम फ्रॉम बिजनेस है 12 लाख की, डिविडेंड इनकम है 3 लाख का, जकात पेड अंडर जकात एंड अशूर ऑर्डिनेंस है 50,000 की। कंप्यूट टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम एंड नेट टैक्स पेबल बाय और रिफंडेबल टू बाबर। सर बोर्ड पे देखिएगा, ये देखें, मैं आपके सामने सवाल सॉल्व करने लगा हूं। इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी है? डिविडेंड इनकम कितनी है? टोटल इनकम कितनी हो गई? क्या सवाल में कोई डिडक्टेबल अलाउंस है? कितना है? 50,000। तो टैक्सेबल कितनी हो गई? 14,50,000। टेबल 1 टेबल 2, सैलरी है ही नहीं तो टेबल 1 ही लगेगा ना। ओके, तो 14,50 पे टैक्स लाइबिलिटी निकाल दें जरा मुझे। जी सर, कितना टैक्स बनता है? छः? कितना बनता है जी? 1,40,000। 1,40,000, ठीक है जी, सवाल सॉल्व हो गया। ओके, कोई प्रॉब्लम? ओके, मसला वो समझ आ गया है? ओके, ये गलत सवाल सॉल्व हुआ, आप भी माशाल्लाह से ज्यादा हैं। इस 14,50 में 3 लाख शामिल है? नो सर, इस 14,50 में ये 3 लाख शामिल है? इस 14,50 में 3 शामिल है। ये क्या है? इस पे टैक्स कितना होना चाहिए? तो आपने क्या फनकारी लगाई है? तो मैंने किया हुआ है, मैंने किया हुआ है, नहीं किया हुआ ना, ये गलत है। 14,50 के अंदर 3 लाख का डिविडेंड शामिल है, डिविडेंड पे 15% होना चाहिए, तो मैंने इसके अंदर इसको शामिल करके इस पे अपने स्लैब लगा दिए, ये तो गलत हो गया। तो इसका मतलब है एक फनकारी लगानी पड़ेगी। बोर्ड पे देखें दोबारा, इनकम फ्रॉम बिजनेस है जी 12 लाख। अब टोटल इनकम की डेफिनेशन पूरी करनी है भाई। टोटल इनकम कहती है कि भाई जी जितने भी पैसे हैं कमाए हैं वो सारे इसके अंदर आने चाहिए, ठीक है जी। बहरहाल आप इसमें से ज़कात, बल्कि ज़कात पहले ना करें, ज़कात बाद में करते हैं। सर निकाल दूं माइनस डिविडेंड?
डिविडेंड ना माइनस कर देते हैं, जैसे वो याद है एग्जेम्प्ट माइनस की थी, लें जी ये वापस 12 लाख पे आ गया। अब माइनस करें ज़कात, 50,000 है। टैक्सेबल इनकम। अब सही होगी बात कि 3 लाख मैंने ऐड करके अपनी टोटल इनकम की डेफिनेशन पूरी कर दी, जो कहता है कि सारा कुछ होना चाहिए, और फिर निकाल के मैंने टैक्सेबल इनकम वो कर दी जिस पे टेबल 1 टेबल 2 लगना चाहिए। अब बताएं 1150 पे कितना टैक्स बनता है, बताएं। सॉरी, ले जी 1150 पे टैक्स बन गया 82,500। अब बोर्ड पे देखिएगा सर, ये जो है ना ये नॉर्मल टैक्स रजीम की इनकम का टैक्स है। अब इसमें डिविडेंड का टैक्स ऐड करना पड़ेगा अलग से, वो आप अलग से ऐड करेंगे, ऐड टैक्स ऑन एफटीआर इनकम, और यहां पे आप लिखेंगे डिविडेंड। डिविडेंड कितना है जी, 3 लाख, 3 लाख का 15% टैक्स 45,000। लें जी, अब बताएं टोटल, ये बन गया बी एफटीआर का, ऐसे ही है, ओके। टोटल टैक्स लायबिलिटी, ए और बी को टोटल करें, बताएं। ये मैंने माइनस क्यों किया है, सॉरी, 82,500 और 45,000, ठीक है जी। सवाल अभी भी खत्म नहीं हुआ। ये वो टैक्स है जो कि आपका बनता था, लेकिन सर 45,000 तो कंपनी ने काट के हुकूमत को जमा करा दिया होगा ना, क्या ख्याल है? तो मैं इसमें से करूंगा लेस टैक्स ऑलरेडी डिडक्टेड, और टैक्स पेबल टू गवर्नमेंट अब रह कितना गया, 82,500। लें जी, ये कुछ इस तरीके से बात बनेगी। तो असल बात आपको यह समझानी थी कि डिविडेंड जो होता है ना, उसको ऐड करके लेस करना होता है, क्योंकि टोटल इनकम की डेफिनेशन भी पूरी करनी है और इसकी डेफिनेशन भी पूरी करनी है, और इस पे टैक्स हम नीचे अलग से लगाएंगे। ओके, ओ ठीक है ब्रो, अच्छा जी, जबरदस्त हो गया। ठीक है सर, अब आप इसे नोट कर सकते हैं। टेस्ट में अभी पास्ट पेपर करते हैं ना इंशाल्लाह, तो फिर देखते हैं, अंदाज़ा हो जाएगा आपको। आज आपको होमवर्क दूंगा ना पास्ट पेपर, कल आप करके आएंगे, कल पास्ट पेपर इस चैप्टर की डिस्कस करेंगे, तो अंदाज़ा खुद ही हो जाएगा कि टेस्ट में किस तरह के सवाल आएंगे। ठीक है सर, ओके, चलें फिर आगे। ले जी, आखिरी सेक्शन इस चैप्टर का, जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू टैक्सेस इम्पोज अंडर सेक्शन 5 एंड 7B। सर सेक्शन 5 तो मुझे ये नजर आ रहा है, ये वाला, ये जो टैक्स ऑन डिविडेंड पड़ा ना, ये आपको नजर आ रहा है सेक्शन 5। ये 7B कौन सा है, ये 7B ये जो लिखा हुआ है, ये कौन सा सेक्शन है? सर ये सेक्शन ना आपको नजर आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाले चैप्टर में, वहां पे ना 7B की कुछ बातें लिखी हुई हैं, वो मैं आपको बता दूंगा कौन सा है, बल्कि चले बता देता हूं। वो है जब आप बैंक में पैसा रखवाते हैं ना और उस पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, वो इंटरेस्ट भी तो इनकम ही है ना, ये 7B में वो बात हो रही है। तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जब पढ़ेंगे ना तो देख लेंगे, उसका ट्रीटमेंट भी डिविडेंड इनकम की तरह का ही है। वो यहां पे ये कहना चाह रहे हैं सेक्शन 8 में कि जो आपने डिविडेंड इनकम पढ़ी है ना, उसकी खसूसियात क्या है, व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स। वो एक केमिस्ट्री में सवाल आता था,
व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन, और दूसरा सवाल होता था व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। इंतहाई दकियानुसी किस्म के सवाल होते थे। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो फिर याद हो जाती थी, केमिकल प्रॉपर्टीज आज तक याद नहीं हुई। क्या ख्याल है? अच्छा ही हुआ कोविड की नजर हो गया, जान छूट गई। ठीक है। रूल्स एप्लीकेबल टू इनकम चार्जेबल अंडर फाइनल टैक्स regime, द टैक्स इम्पोज अंडर सेक्शन 5 शैल बी फाइनल टैक्स। बड़ी बात की, हमें पहले से ही पता, हमें पहले से ही पता है कि सेक्शन 5 के तहत डिविडेंड इनकम पे जो टैक्स लगेगा वो फाइनल होगा। द इनकम शैल नॉट बी चार्जेबल अंडर एनी हेड ऑफ इनकम, ठीक है जी, फाइनल टैक्स होगा, किसी और हेड में जाके इसको ऐड नहीं किया जाएगा। नो डिडक्शन शेल बी अलाउएबल फॉर एनी एक्सपेंस इनकर्ड। सर ग्रॉस पे टैक्स लगता है ना, खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं है, तो नहीं है, हमें पहले से ही पता। द इनकम शेल नॉट बी रिड्यूस्ड बाय एनी डिडक्टेबल अलाउंस। सर अगर आपने साल में डिविडेंड कमाया है ना 1 लाख रुपए का, और आपने कोई 30,000 रुपए की जक़ात पे की है, तो सर 70,000 पे 15% नहीं लगेगा। वो कहते हैं सॉरी सर, हमने तो ग्रॉस अमाउंट पे ही टैक्स लगाना है, बस खत्म हुई बात। आपके खर्चे हैं, आपने ज़कात पे किया है, हमें मत बताएं, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। ये काम ना सारे आप नॉर्मल टैक्स रिजीम्स वाली इनकम में किया करें, हमारे साथ ना किया करें। तो एफटीआर वाली इनकम में से ना तो कोई खर्चा माइनस होगा और ना ही कोई ज़कात माइनस होगी। ओके। द इनकम शैल नॉट बी रिड्यूस्ड बाय द सेट ऑफ एनी लॉस। सर ये चैप्टर 14 है, छोड़ दें इसे। ओके। द टैक्स डिडक्टेड शैल नॉट बी रिड्यूस्ड बाय एनी टैक्स क्रेडिट। सर ये चैप्टर 6 है, टैक्स क्रेडिट वहां पे लिखा हुआ है, वो पढ़ेंगे तो वहां पे भी ये बात रिपीट हो जाएगी, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। और आखिरी बात जो है ना बड़ी जबरदस्त है, वो कहते हैं कि द लायबिलिटी ऑफ ए पर्सन शैल बी डिस्चार्ज इफ टैक्स हैज बीन डिडक्टेड। सर अगर आपकी इनकम में से, डिविडेंड में से टैक्स कट गया है तो आपकी लायबिलिटी खत्म, आपकी जान छूट गई। अब कंपनी जाने और हुकूमत जाने, हुकूमत आपसे पूछेगी हाँ भाई टैक्स नहीं पे किया। सर देखें मेरा तो टैक्स कंपनी ने काट के आपको जमा करा दिया होगा, मुझे ये देखें चेक 85,000 का, लाख का तो नहीं है। अब आप जाने, कंपनी जाने, उससे पूछें उसने आपको क्यों नहीं पे किया, तो आपकी जिम्मेदारी खत्म। ठीक होगी बात? सर कोई सवाल है तो बताइए। एनी क्वेश्चन? रिजीम्स 1 और 2 अभी पढ़ लें। रिजीम 1 और 2, 3 4 नहीं अभी पढ़नी है आपने, 1 और 2 पढ़ लें अभी। जी सर, ऑल ओके, सब अच्छा है। कोई सवाल है अगर रिजीम्स में तो बताएं। लें सर, मुबारक हो आपको। नहीं मुझे किस बात की, मेरा तो 14 में क्वालिफाई हो गया था, आप जाने आपका काम जाने। और आ जाए जी माजी के पर्चा जात पे, सफ़ा नंबर 22 पे हैं जी। होमवर्क लिखें जो आज आपने करके आना है। सवाल नंबर 30, 30, इज इट 30 और 30? नहीं 30 सही होता, 30। 30वां सवाल, 29th। यार वैसे मैं क्या फजूल बातें कर रहा हूँ, ऐसी ड्रामेबाजी चल रही है मेरे भाई। आपने करना बताऊं क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 से ऑनवर्ड सारे करके आने, खत्म हुई बात। तो यार 1-1 मिनट का सवाल है, देखते ऐसे मैंने गुर्दे मांग लिए आपसे। क्वेश्चन 15 से लेके ऑनवर्ड सारे सवाल आपने करके आने हैं, 1-1 मिनट के सवाल हैं ये, मेरे हाल में आधा पौने घंटे में सारे सवाल हो जाएंगे। ठीक है। और एक ना 11वां सवाल भी कराइएगा, ये बड़ा अच्छा सवाल है रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट का। मैं तो वैसे कहता हूं अगर 10वां करेंगे ना तो ये भी ठीक है। नहीं ये बड़े अच्छे, ये 8वां, ये देखिए 7वां भी बड़ा अच्छा। अच्छा ये जो है ना ये 8, ये 9वां सवाल, ये वाला, ये देखें ये मेरी अटेम्प्ट का सवाल है। ये इसमें आपके भाई ने टैक्स पास किया था, ये वाला
क्या खूबसूरत सवाल है, ओए होए होए, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट। ठीक है, इतने पुराने हैं सर आप, ये क्या फिरौन का दौर था, इतने पुराने आप, अजीब लोग हैं सर। वैसे 10वां कराइएगा, अच्छा सवाल है, 10वां 11वां भी कराइएगा। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह ना हम ये पहले सारे सवाल डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम अगला चैप्टर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी शुरू करेंगे, और सर वो भी इंशाल्लाह 3 दिन में खत्म हो जाएगा। और पढ़ लो साथ साथ भाई, स्पीड अब देखें, जहाज टेक ऑफ कर चुका हुआ है, मेहरबानी करो साथ साथ पढ़ लो, बाद में फिर आखिरी महीने पूछ रहे होते हैं सर अगर वो ना किया हो, वो ना किया हो, ये किया हो तो पेपर पास हो जाएगा। मैं आज ही जवाब दे देता हूँ, नहीं होगा पास। ठीक है, भाग जाए, अब अल्लाह हाफिज।